वेलकम बैक मेरे यूट्यूब में आप सभी को नमस्कार। आज मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूं टैक्स प्लानिंग फॉर न्यू बिजनेस। ठीक है, जो काफी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और इसमें भी हमेशा याद रखेंगे, मैं बार बार बोलता हूं यूनिट दो यूनिट है, 1 से लेकर के इलस्ट्रेशन 1 से लेकर के 6 और 7 ऑनवर्ड दूसरा यूनिट का मतलब यूनिट 2 है और यूनिट 4 है इस चैप्टर में। ठीक ना, यानी कि 1 से लेकर के 6 एक अलग यूनिट है और 7 से लेकर के बियॉन्ड जो भी क्वेश्चंस है वो दूसरे यूनिट का है, मतलब 4 और 2 यूनिट इसमें दे रखा है। इससे पहले मैंने 2 क्वेश्चन इसका करवाया है, 7 नंबर इलस्ट्रेशन और 8 नंबर। आज मैं फिर से पुनः थोड़ा सा स्टार्टिंग कर रहा हूं, क्योंकि कई स्टूडेंट का कहना है सर इससे बिफोर जो क्वेश्चन है उसमें भी बताओ, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ठीक ना, तो चलते हैं। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इसमें 2 टॉपिक का टैक्स प्लानिंग। एक तो है टॉपिक नंबर 1 रहेगा टैक्स प्लानिंग फॉर एलिजिबल बिजनेस। टैक्स प्लानिंग फॉर एलिजिबल बिजनेस। और दूसरा होंगे टॉपिक, थोड़ा सा स्पेस दे के लिखता हूं क्योंकि इसमें बीच में मैं कुछ बताऊंगा, टैक्स प्लानिंग फॉर बिजनेस ऑफ प्लेइंग हायरिंग टैक्स प्लानिंग फॉर बिजनेस ऑफ प्लेइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स और लीजिंग गुड्स कैरेज। ठीक है, ये 2 टॉपिक मेनली है, इस पे आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। एक बार मैं पहले पुनः ऑन कैमरा देख ले रहा हूं ताकि आप लोग को कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ सर, ठीक है, टैक्स प्लानिंग फॉर बिजनेस ऑफ प्लेइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरेज। ठीक है, और एक होगा टैक्स प्लानिंग फॉर एलिजिबल बिजनेस। तो सबसे पहले देखेंगे सेक्शन वाइज चलेंगे। यहां पे ये जो आती है अंडर सेक्शन 44 AD के अकॉर्डिंग आती है। ठीक है, इस चीज को आप लोग हमेशा याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में यहां से थ्योरी भी आ जाती है, प्रैक्टिकल तो रहता है। उसके बाद दूसरा होता है आपको, ये होती है अंडर सेक्शन 44 AE के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये दोनों मेजर सेक्शन है जो आपको ध्यान रखना है। क्या समझे? एक जो है मैं स्टार्ट जो कर रहा हूं एक है टैक्स प्लानिंग फॉर एलिजिबल बिजनेस। ठीक ना, जो आती है अंडर सेक्शन 44 AD के अकॉर्डिंग। दूसरा आता है टैक्स प्लानिंग फॉर बिजनेस ऑफ प्लेइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरेज, जो आती है अंडर सेक्शन 44 AE। अब क्या है थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। टैक्स प्लानिंग फॉर एलिजिबल बिजनेस में जो टैक्स की कंप्यूटेशन की जाती है प्रिजम्पटिव बेसिस। प्रिजम्पटिव का मतलब जो माना हुआ, उसका इनकम को नहीं हम लोग मानते हैं। जो प्रॉफिट एंड लॉस बनाती है उसको हम लोग प्रॉफिट नहीं कहते, प्रिजम्पटिव बेसिस, जिसको बोला जाता है डीम्ड इनकम, जो इनकम के माना जाता है, प्रिज्यूम किया जाता है। ठीक ना, इसमें क्या है तो एलिजिबल बिजनेस का मतलब होता है, जिसमें एलिजिबल बिजनेस का मतलब होता है जो सिर्फ इंडिविजुअल हो, HUF एंड पार्टनरशिप फर्म हो, एक्सेप्ट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर को छोड़ करके। क्या समझे? एलिजिबल बिजनेस में इंक्लूड होती है वैसा बिजनेस जो एक इंडिविजुअल हो, HUF हो, पार्टनरशिप फर्म हो, अदर देन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। साथ ही साथ इस एलिजिबल बिजनेस में वैसा भी एसईसी आते हैं जो अंडर सेक्शन 10AA 80IAB 80IC 80ID, ठीक है, 80
80 डबल जे ए, ठीक है, 80 क्यू बी, ठीक ना, इत्यादि प्रकार के डिडक्शन का जो क्लेम नहीं किया हो, साथ ही साथ उसका टर्नओवर डज नॉट एक्सीड्स 2 करोड़, जिसका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा एक्सीड नहीं किया हो ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, जिसका प्रीवियस ईयर में 2 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर नहीं हुआ। क्या समझे? एलिजिबल बिजनेस का मतलब होता है कि वैसा एसएससी जो इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, पार्टनरशिप फर्म हो, अदर देन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर हो, पहली केस। दूसरी केस वैसा एसएससी जो डिडक्शन जो अंडर सेक्शन 10AA, 80IA, 80IB, 80IC, 80IE, 80JJA, 80, उसके बाद कहता है 80 डबल जे ए, 80 डबल जे ए भी होती है, ये भी याद रखेंगे। 80 डबल जे डबल ए भी होती है। उसके बाद 80 क्यू बी का क्लेम नहीं किया, साथ ही साथ उसका टर्नओवर एक्सीड नहीं करनी चाहिए कितना से 200 करोड़ से ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, उसको बोला जाता है एलिजिबल बिजनेस। अब इस एलिजिबल बिजनेस में टैक्स लायबिलिटी की कंप्यूटेशन की जाती है प्रिजम्पटिव बेसिस, जो उसका इनकम को प्रिज्यूम की जाती है। ये हुआ एलिजिबल बिजनेस का मतलब, ठीक ना। उसका टैक्स का कंप्यूटेशन जो होती है प्रिजम्पटिव बेसिस, इसका प्रिजम्पटिव इनकम जो होगा प्रिजम्पटिव इनकम इज इक्वल टू होगा पहला 6% ऑफ टर्नओवर, 6% ऑफ टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट, क्या समझे? 6% ऑफ टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट इफ थ्रू अकाउंट पेई या इलेक्ट्रॉनिक बेसिस, इलेक्ट्रॉनिक बेसिस समझिएगा, मैंने शॉर्ट कर लिया है। क्या समझे कि उसका प्रिजम्पटिव इनकम माना जाएगा यदि उसका ग्रॉस रिसिप्ट या जो टर्नओवर होती है कोई इलेक्ट्रॉनिक मोड या कोई डिमांड ड्राफ्ट या क्या कहता है अकाउंट पेई चेक के माध्यम से उनका ट्रांजैक्शन हुई हो, रिसिप्ट हुई है, तो उनका ग्रॉस रिसिप्ट या टोटल टर्नओवर का 6% जो होगा वो प्रिजम्पटिव इनकम माना जाएगा, उतना पे उसको टैक्स चार्ज की जाएगी। या अदर देन, ठीक ना, यही चीज सेम रहेगा। अगर 8% होगा ऑफ ग्रॉस रिसिप्ट या टर्नओवर को अदर देन अकाउंट पे या इलेक्ट्रॉनिक, यदि इलेक्ट्रॉनिक मोड के अलावा या अकाउंट पे चेक के अलावा उनका रिसिप्ट हुई हो, तो उनका टोटल रिसिप्ट और ग्रॉस टर्नओवर का कितना होगा 6% से उनको टैक्स देनी पड़ेगी, 8% से टैक्स देनी पड़ेगी। आई होप आपको मेरी बातों को समझ में आ रहा है, ठीक है। ये रहा अंडर सेक्शन 44 AD के अकॉर्डिंग टैक्स का कंप्यूटेशन की जाती है। मैं थ्योरेटिकल बता रहा हूँ, उस पर मैं सम पे आऊंगा एक दो, तो उस पर आपको क्लियरेंस हो जाएगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत आसान होता है इसका। दूसरा है टैक्स प्लानिंग फॉर बिजनेस ऑफ प्लेइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरिज, जो आती है अंडर सेक्शन 44। ये भी एक प्रिजम्पटिव बेसिस से टैक्स की कंप्यूटेशन की जाती है, समझ गए? प्रिजम्पटिव बेसिस मतलब माना हुआ, तो कैसे, किसके लिए है? कहता वैसा एसएससी, ठीक ना, वैसा एसएससी जो अपना कोई वो किसमें बिजनेस इन्वॉल्व कर रखा हो, प्लेइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरेज, मतलब वो जो सामान को ढुलाई करने का काम में वो अपना बिजनेस को इन्वॉल्व कर रखा है, ठीक ना। उनको कैसे, तो जो कोई गुड्स व्हीकल्स होती है, जैसे कोई ट्रांसपोर्ट में अपना बिजनेस कर रहा है, जो गुड्स को व्हीकल्स कर रहा है, मतलब ये
गुड्स व्हीकल्स का मतलब ये जैसे ट्रक वगैरह देख रहे होंगे, वो गुड्स को ये करता है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, ठीक ना। तो उन पे टैक्स कैसे लगाया जाता है, उसका इनकम का कंप्यूटेशन कैसे किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टैक्स डिपार्टमेंट को थोड़ा सा सोचना पड़ता है, तो वो अपना एक प्रिजम्पटिव बेसिस से टैक्स लेती है। तो क्या, वो देखिए इसमें कुछ कंडीशन है, वो उसके लिए ही एलिजिबल है। जो वैसा एसएससी जो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर में जिसके पास 10 गो व्हीकल से लेस देन है, 10 व्हीकल से लेस है, मोर देन नहीं होनी चाहिए, नॉट मोर देन 10 व्हीकल्स। उसको ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर में नॉट मोर देन 10 व्हीकल्स, उसके पास 10 व्हीकल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तब जाकर के ये अप्लाई करती है। तो क्या अप्लाई होती है, इसका इनकम जो होगी, इसका इनकम का कंप्यूटेशन जो होगी प्रिजम्पटिव इनकम पहला, अगर हैवी गुड्स व्हीकल्स है, हैवी गुड्स व्हीकल्स, हैवी गुड्स व्हीकल्स है, तो उसका इनकम जो होती है हैवी गुड्स व्हीकल्स के लिए इनकम जो होती है कहा गया है 1000 पर मंथ, 1000 पर मंथ पर टन, ठीक है, क्या समझे, 1000 रुपया पर मंथ होगा पर टन, ठीक है, हैवी गुड्स व्हीकल्स होगा। तो दूसरा, अदर देन हैवी, अदर देन हैवी गुड्स व्हीकल्स, अदर देन हैवी गुड्स व्हीकल्स, अदर देन हैवी गुड्स व्हीकल्स क्या है, तो वो होती है 7500 रुपया पर मंथ पर व्हीकल्स, यहाँ भी पर व्हीकल्स होगा, यहाँ भी है 10,000 पर मंथ पर टन पर व्हीकल्स, पर व्हीकल्स, ठीक ना। अब समझना है कि हैवी गुड्स व्हीकल्स अदर देन हैवी गुड्स, अदर देन हैवी गुड्स में लाइट व्हीकल्स भी आता है, हमेशा याद रखें, इसी को रहता है लाइट गुड्स व्हीकल्स। अगर लाइट गुड्स व्हीकल्स भी है तो समझेंगे ये ही अदर देन हैवी है। अब हैवी गुड्स व्हीकल्स किसको बोला जाता है, वैसा व्हीकल्स जिसका वेट 12,000 किलोग्राम से ऊपर है क्षमता, या 12 टन, क्योंकि 1000 किलोग्राम को 1 टन बोला जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 10 क्विंटल को 1 टन बोला जाता है। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी। तो अब चलते हैं एक क्वेश्चन की ओर। पहले मैं इसका जो सम है उस पर मैं आऊंगा, तो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, थोड़ा मैंने अपना लैपटॉप तो थोड़ा ऑन करता हूँ। अब देखते हैं एक क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग कौन कौन सी है। हाँ, तो देखेंगे आपको इलस्ट्रेशन नंबर, आप लोगों के पास बुक है तो आप लोग निकालेंगे, ठीक ना। देखिए कहता है सपोज इलस्ट्रेशन नंबर 1, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक ना, क्योंकि नहीं मिटाऊंगा तो फिर मेरे पास स्पेस नहीं होगा, आप लोग नोट कर लेंगे इस चीज को, ठीक है। इसको भी तब तक नोट करेंगे जब तक मैं इसको मिटा रहा हूं, और क्या होगा फिर बाद में मुझे इसका भी मिटाने की आवश्यकता पड़ेगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना इलस्ट्रेशन नंबर 1 से लेकर के, ठीक है, आप क्या करोगे 6 तक भी बनाओगे। इससे एक क्वेश्चन रहता है शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक ना। लॉन्ग क्वेश्चन आपको 7 से ऊपर रहेगा। एक इसमें भी है जो आपको टोनेज टैक्स है, तो वो थोड़ा लॉन्ग में रहता है, तो वो भी बताऊंगा। इसमें 1 से लेकर 6 तक में कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसको छोड़ना भी है, वो भी मैं बता दूंगा। मतलब अल्टीमेटली 1 से 6 तक में 4 क्वेश्चन हम लोग पढ़ के जाएंगे, तो उतना ही में से एक क्वेश्चन रहेगा 5 नंबर या 10 नंबर में, इसलिए इसको छोड़ना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रोविजन को याद करके चलनी है। इसलिए मैं जल्दीबाजी नहीं बता रहा हूँ। साथ ही साथ मैं और कहना चाहूंगा कि जो भी स्टूडेंट है, मैंने जो क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 7 और 8 का सॉल्व करवाया हूँ, जिन्होंने की वॉच नहीं किया है, तो इस वीडियोज को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो क्वेश्चन का मैं लिंक प्रोवाइड करूंगा, और उस लिंक के जरिए आप लोग देखेंगे, और आपका जो भी क्लासमेट है उसे भी आप शेयर करेंगे, ताकि उन्हें भी एडवांटेज मिलेगा। तब चलते हैं, देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 1 की ओर, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, ठीक है। देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं।
कहता है सपोज मिस्टर नाथ इज एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ सिविल कंस्ट्रक्शन। कहता है मिस्टर नीतीश जो नाथ जो है एक एंगेज्ड है बिजनेस किसमें, सिविल कंस्ट्रक्शन में। हिज ग्रॉस रिसिप्ट फ्रॉम हिज बिजनेस आर रुपीज कहता 120 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2022-23। He want to pay tax on his income, assuming the income at the rate of 8% of gross receipt under section 44 AD. Further, against such income, he wants to claim depreciation at the rate of 15% on plant and machinery retained on value 10 lakhs 1 April 2022, which he used for the aforesaid business. Compute his income assessable under the head profit and gain of business or profession and retained on value of plant and machinery on 1 अप्रैल 2022। ठीक ना, आपको इसका इनकम का कंप्यूट करना है। ठीक है, तो यहां पे 1,20,000 है, तो देखेंगे 1,20,000 को अब ये समझनी है, क्योंकि ये एलिजिबल बिजनेस का क्वेश्चन है, प्रिजम्पटिव बेसिस यहां लिख भी दिया 8% से, तो हमेशा याद रखेंगे अगर 8% नहीं लिखता तो हम लोग कैसे समझते हैं 8 या 6। तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, मतलब ये अकाउंट पे चेक या कोई डिमांड ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक वे से ये पैसा रिसीट नहीं हुआ है, तो भी हम लोग 8% से ही लगाते हैं। तो यहाँ पे एसेसिबल बिजनेस प्रॉफिट बोलिए या प्रिजम्पटिव बिजनेस इनकम बोलिए, बात एक ही है। ठीक ना, या सीधे बिजनेस इनकम भी बोल सकते हैं। यहाँ पे होगा बिजनेस इनकम, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ प्रोविजन होना। बिजनेस इनकम कितना होगा, तो 120 लाख से रुपीज है। ठीक ना, 120 लाख 120 एट द रेट ऑफ 8%, कितना होगा 12,96, यानी कि 9,60,000। ठीक ना, इस पे डेप्रिसिएशन वगैरह का अलाउंस कुछ नहीं होती, यही होगी प्रिजम्पटिव बिजनेस इनकम या एसेसिबल बिजनेस इनकम, दोनों एक ही चीज होता है। प्रिजम्पटिव बोलिए या एसेसिबल, तो एसेसिबल बिजनेस इनकम बी आएगा, मतलब बिजनेस इनकम समझेंगे। अब बोला रिटेन्ड ऑन वैल्यू निकाल दो। उस प्लांट मशीनरी कितना का था, तो 10 लाख का था प्लांट और मशीनरी। कितना वैल्यू था, 10 लाख का, और इस पे 15% है। ठीक है, तो वो अलग से पूछा है। रिटेन डाउन वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, तो कितना था 1 अप्रैल को, कितना था देखिए 1 अप्रैल 2022 को 10 लाख था। 1 अप्रैल 2022 का इसका वैल्यू था 10 लाख। 2 3 4 5 6 लेस होगा डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 15%, हो गया 1.5 लाख। 2 3 4 हो गया 8,50,000, ये हो गया रिटेन डाउन वैल्यू। ये हो गया, आपको क्या चाहिए, रिटेन डाउन वैल्यू। तो आई होप आपको पता चल चुका होगा कितना लॉलीपॉप क्वेश्चन है, एकदम वाटर की समान है, कोई बहुत टफ नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ अपने लोग को प्रोविजन देखना। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूं, देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 2 में ए बिजनेस इज एलिजिबल टू कंप्यूट हिज इनकम अंडर सेक्शन 44 AD फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कंप्यूट हिज इनकम, बिजनेस इनकम दिया है सेल बाय इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक। देखिए बैंक के थ्रू है, इलेक्ट्रॉनिक वे है, और अदर सेल है कितना 80 लाख। ठीक ना, तो कंप्यूटर बिजनेस इनकम निकालते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर बिजनेस इनकम, जो असेसमेंट है वो लिखेंगे, क्योंकि ये तो पुराना बुक है तो पुराना रहेगा। रेट ठीक है, टैक्स सिर्फ डेट, अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उसके अकॉर्डिंग असेसमेंट ईयर लिखेंगे। ठीक है, ऐसे तो अब असेसमेंट ईयर हट ही गया है, लेकिन आप लोग को अभी भी लिखनी है, क्योंकि आने वाला जो अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर उसमें अप्लाई होगा डायरेक्ट टैक्स कोड। ठीक है, तो देखेंगे एक पहला में क्या गया, सेल बाय इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, तो इस पे क्या लगेगा 6%। ठीक है, पहला में है सेल ऑन
इलेक्ट्रॉनिक, क्या है, सेल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, सेल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, सेल ऑन इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। कितना अमाउंट था, ये था आपको 10 लाख का। यहां पर लिखूंगा 2 3 4 5 6 एट द रेट ऑफ 6%, ये हो जाएगा आपको 6 लाख। 2 3 4 5। दूसरा है अदर से, मतलब इलेक्ट्रॉनिक के अलावा, अदर सेल, ये कितना था, तो अदर सेल आपको था 8 लाख का। 2 3 4 5 एट द रेट ऑफ 8%, 8 64। 2 3 4, अब तक कुछ नहीं है, तो ये हो जाएगा 12,40,000। ये क्या होगा, बिजनेस इनकम या एसेसिबल बिजनेस इनकम, ठीक ना, बिजनेस इनकम, ठीक है। आई होप आपको मेरी बातों को समझ में आ रहा होगा। कितना आसान है, एक बार मैं ऑन कैमरा देख ले रहा हूँ। अच्छा, आप लोगों तक ठीक से दिखाई दे रही है? हाँ सर, बहुत अच्छा से दिखाई दे रहा है। अब टैक्स प्लानिंग फॉर बिजनेस और प्लेइंग, हायरिंग और लीजिंग का जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। तब तक आप लोग इसको प्रैक्टिस करते चलेंगे, ताकि अगले दिन इससे टॉपिक और उसके बाद टोनेज टैक्स पढ़ाऊंगा, तो 1 से लेकर के 6 तक क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएगा। तो जितने भी एमकॉम सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे, ताकि टैक्सेशन, जो कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का जितने भी टॉपिक है, मैं उन तमाम टॉपिक को अपने यूट्यूब के माध्यम से मैं अब ये करूंगा, कवर अप करूंगा। इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस डाला हूं, आप लोग देख, हो सकता है जो ओल्ड स्टूडेंट होंगे देखे भी होंगे, बट वो अब मैं फिर से नया सिरे से फिर से मैं स्टार्ट किया हूं, क्योंकि टैक्सेशन में कुछ न कुछ अपडेट होते रहते हैं। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।